नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अनीता चौधरी एक बहुत ही मजेदार नए वीडियो के साथ ऑल अबाउट एनईपी। बहुत सारे पेरेंट्स की डाउट्स थे, क्वेरीज थी एनईपी के बारे में, तो सोचा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सबके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाओ एनईपी के बारे में। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एंड तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लियर एक पिक्चर मिल जाए कि एनईपी किस चीज के बारे में है और क्या है इसके अंदर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यहाँ पे वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज एनईपी, changes to the current pattern, boards and language, higher education, and finally the conclusion. We will cover these topics first. What is NEP, changes in current pattern, boards and languages. After independence, changes in education policy. 1968 में there were some changes in the education policy. फिर कुछ changes हुए education में 1986 and 1992. And फिर education policy में changes लाए गए in the year 2020, which was approved by the cabinet. Let's see what is NEP. The National Education Policy was approved by the Union Cabinet of India on July 28, 2020. Almost a gap of 34 years, the Indian government consolidated feedback from 2.5 lakh village level stakeholders to two national parliamentary level committees over more than 50 months of consultation and workshops. The NEP is based on four pillars, that is the access, equity, quality, and accountability. In this new policy, there will be 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure, which comprises 12 years of school and 3 years of Anganwadi preschool, replacing the old 10 plus 2 structure. Now, इसको हम बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे एक नेक्स्ट स्लाइड से। एरिया ऑफ चेंजेस, जो एनईपी में चेंजेस है वो ज्यादातर आपके स्कूल एजुकेशन में किए हैं, लैंग्वेजेस में किए हैं, हायर एजुकेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्कूल एजुकेशन, लैंग्वेजेस और हायर एजुकेशन, ये तीन एरियाज जो है इनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करके पूरा एनईपी को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्कूल सिस्टम। अभी जो हमारा प्रेजेंट का स्कूल सिस्टम है वो चल रहा है 10+2 पैटर्न पे, जो कि ओल्ड पैटर्न है। और एनईपी में ये पैटर्न को बताया गया है 5+3+3+4 का पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल का है। सेकेंड है प्रेपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल का है। फिर आता है आपका मिडिल स्टेज, जो कि 3 साल का है। एंड फिर लास्ट सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 इयर्स का है। चलिए अब इन सब स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला फाउंडेशन स्टेज जो 5 साल का है, इसको किस तरह से डिवाइड किया है, 3+2, यानी कि 3 इयर्स बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में बिताएगा और बाकी जो 2 इयर्स रहेंगे उसके फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के। जैसे एडमिशन बच्चे ने ली नर्सरी, जूनियर, सीनियर, ये 3 साल उसके प्री प्राइमरी के हो जाएंगे और उसके 2 साल जो होंगे उसके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड के होंगे। तो यहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट हो जाता है। जब बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में जाएगा तो वो हम कहेंगे कि बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में चला गया है। तो प्रेपरेटरी स्टेज जो है वो 3 इयर्स का है, जहाँ पे बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये 3 स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करेगा। आफ्टर फिफ्थ स्टैंडर्ड बच्चा प्रमोट होता है सिक्स स्टैंडर्ड में, तो उसको कहलाएंगे मिडिल स्टेज। यहाँ पे बच्चा 3 साल स्कूल में मिडिल स्टेज में रहेगा, वेयर द क्लास सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, यहाँ पे वो 8th स्टैंडर्ड तक फिनिश करेगा मिडिल स्टेज में। When the child reaches to 9th standard, तो ये वो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्लास 9, 10, 11 एंड 12, 9 to 12 इयर्स, सॉरी 9 to 12 स्टैंडर्ड जब यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो बच्चा फोर्थ स्टेज में कहलाएगा। यहाँ पे एक फायदा ये है कि आज के दिन में 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड होने के बाद बच्चे को स्ट्रीम चूज करने के चांसेस होते हैं, दैट इज वो साइंस में जाए कि कॉमर्स में जाए कि आर्ट्स में जाए। बट करंट एनईपी पॉलिसी के तहत
बच्चा 9th स्टैंडर्ड से ही अपने सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइस ले सकता है। जो सब्जेक्ट्स उसे पसंद है वो सब्जेक्ट्स की चॉइस उसे 9th स्टैंडर्ड से ही करने को मिल जाएगी, जो कि करंट एजुकेशन सिस्टम में जो 10+2 में अवेलेबल नहीं है। आफ्टर 12th ओनली वी आर एबल टू टेक either the stream science, commerce and arts. Now let's understand the two system. यहाँ पे मैंने दोनों सिस्टम्स के बीच में एक कंपैरिजन दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके दोनों सिस्टम में। यहाँ पे जो व्हाइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा ओल्ड सिस्टम शो कर रहा है, दैट इज 10+2 सिस्टम। एंड ये जो कलरफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपका दिखा रहा है एनईपी पॉलिसी के तहत डिजाइन किया हुआ न्यू एजुकेशन सिस्टम। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस सिस्टम। इस ओल्ड सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा जो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से जो पैटर्न है, जब बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो वो 6 साल का होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन तो गवर्नमेंट स्कूल्स देते ही नहीं है। डायरेक्टली एडमिशन वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में देते हैं जब बच्चे की 6 साल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एजेस 6 to 16 ईयर्स, यहाँ पे वो 10th स्टैंडर्ड तक का 6 to 16 ईयर्स बिताता है और उसका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होती है। उसके बाद +2 यहाँ पे वो 11th एंड 12th करता है। तो ये हमारा ओल्ड पैटर्न है जिसके अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं होता, इसलिए इसके बेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक है। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये 4 स्टेजेस में डिवाइड है, फाउंडेशन, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड द सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि इसका जो फाउंडेशन स्टेज है इसको 5 इयर्स दे रहा है। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चा नर्सरी, जूनियर, सीनियर कंप्लीट करता है, यानी कि प्री एजुकेशन उसकी कंप्लीट करके फिर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है। वेरस गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहा है। तो यही सेम चीज गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लागू करना चाहती है, जो प्राइवेट स्कूल्स में बेसिकली होता है। तो यहाँ पे बच्चा 3 साल, भले ही वो कोई आंगनबाड़ी में होगा या फिर कोई प्री स्कूल में होगा, तो 3 साल गवर्नमेंट यहाँ पे बच्चे को चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए बच्चे को। तो ये फाउंडेशन ईयर्स जो है वो टोटल मिला के आपके 5 हो जाते हैं, 3 आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए और 2 इयर्स आपके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद बच्चा जब 3rd स्टैंडर्ड में आता है तो वो प्रिपरेटरी स्टेज हो जाता है। 3rd to 5th स्टैंडर्ड वो प्रिपरेटरी स्टेज में बिताता है। उसके बाद मिडिल स्टेज आ जाती है। मिडिल स्टेज में बच्चा 6 to 8 स्टैंडर्ड में जब रहता है तो मिडिल स्टेज कहलाता है स्कूल का। जब बच्चा सेकेंडरी स्टेज में आ जाता है तो यहाँ पे वो क्लास 9 to 12 स्टैंडर्ड तक वो सेकेंडरी स्टेज में कहलाता है। तो दिस इज अ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में होती है। School system. NEP expands age group 6 to 14 years of mandatory schooling to 3 to 18 years of schooling. Now the schooling pattern will be changed, which is mandatory compulsory from 3 to 18 years in government schools. Now there's a slight criticism. इसके बारे में एक criticism चल रहा है कि आंगनवाड़ी workers are not equipped or trained to teach. जैसे कि हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उनमें नर्सरी से ही एजुकेशन रहता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं रहता। तो आंगनवाड़ी को हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आंगनवाड़ियां चलती हैं जहाँ पे बच्चों को बेसिक चीजें सिखाई जाती है, बेसिक मील्स भी बहुत सारे आंगनवाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को। तो आंगनवाड़ी बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे होते हैं उनका वो एक तरह से एक प्री प्राइमरी एजुकेशन ही कहला सकता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो ECC स्टाफ शायद ना हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये मैंने NEP के जो पॉलिसी है उसके अंदर से ये पेज का एक्सट्रैक्ट लिया है, जहाँ पे ये बता रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 एंड अबव शैल बी गिवन 6 months सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ECCE, जहाँ पे जो 10+2 वर्कर्स हैं जिन्होंने 12th पास हैं और जो आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं उनको एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, जिससे उनको एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। एंड जो 10+2 से कम एजुकेशन में है, जिनके पास कम एजुकेशन 10+2 से भी, तो उनको वहां पे एक 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम करना पड़ेगा इन ECCE में। तो जिस तरह से वो एक तरह से डिजिटल भी कर सकते हैं, ये डिस्टेंस मोड में भी हो सकता है, और एक अपने बेटर स्मार्टफोन्स के द्वारा ये सब चीजें वो
इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे आएंगे उनको वो एक काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव वे से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो कि एक प्राइवेट स्कूल्स में होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इस तरह से है कि आंगनवाड़ी को थोड़ा सा एक बेटर हैंड मिले, एक बेटर फोर्सिंग मिले, और मोर एंड मोर स्टूडेंट्स अप्रोच टू द आंगनवाड़ी, और इस तरह से हमारा जो फाउंडेशन लेवल है जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है वो इस तरह से हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एक तरह से वो स्टार्टअप हो जाए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बोर्ड्स। जब बोर्ड्स की बात आती है, पेरेंट्स और बच्चों दोनों को टेंशन काफी आने लग जाती है। तो मैं बता दूं कि बोर्ड्स 10th और 12th के लिए कैंसिल नहीं हुए हैं। 10th and 12th boards will be continued, but they will be at a low stakes. The focus will be on the testing and the concept and knowledge application. So boards बिल्कुल भी कैंसिल नहीं है, 10th में भी रहेंगे, 12th में भी रहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे उनका जो इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा वो रिड्यूस कर दिया गया है, और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे और नॉलेज टेस्टिंग बेसिस पे रहेंगे, ना कि रोट मेमोरी पे रहेंगे। बोर्ड्स को हम दो पार्ट में दे पाएंगे, जैसे कि पार्ट टर्म 1 या टर्म 2 इस तरह से, और स्टूडेंट यहाँ पे अपने ही चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकता है और अपना चॉइस का लेवल भी ले सकता है, जो कि करंट एनईपी पॉलिसी में आपको मिलेगा। एट प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम है 10+2 का जो चल रहा है, उसमें आपको पता ही है कि ये अलाउ नहीं है, हमारी चॉइस के सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर। जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को लेके हमें चलना पड़ता है। दूसरी बात, हमारा जो बोर्ड है वो 1 शॉट में है कि एक ही बार आपको देना, उसमें पार्ट पार्ट करके नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को ये मिल जाती है कि अगर फर्स्ट पार्ट में उसका अच्छा अगर नहीं गया पेपर्स, तो सेकंड पार्ट में और अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है। There will be no hard separation among curricular, co-curricular, among arts, humanities, science, between vocational and academic streams. Co-curriculum or vocational subjects like sports, arts, commerce, science and will be treated at the same level. So there will be no difference. किसी के बीच में भी कोई separation नहीं होगा, भले वो arts वाला subject लिया हो किसी ने, science, commerce या sports वाले subjects हो किसी बच्चे के पास, तो उसमें कोई separation नहीं होगा। हर एक को एक अपना equal status या equal तौर पे उसे consider किया जाएगा। अभी तक बच्चे अपने चॉइसेस के कोर्सेज नहीं ले पाते थे, जो कि अभी एनएपी के अंदर आपको अपने चॉइसेस के कोर्सेज लेने की चॉइसेस ज्यादा मिलेगी बच्चों को। दूसरा यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि जो अभी तक रिव्यूज जो होते थे हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को देते थे, लेकिन यहाँ पे अभी रिव्यूज जो है पीयर्स को भी अलाउड किया गया, यानी कि फ्रेंड्स भी रिव्यू अपना दे सकते हैं अलॉन्ग विद द टीचर्स। एंड इसके साथ साथ स्किल्स जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब चीजों पे भी ज्यादा फोकस होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की, बच्चे का अगर बेसिक चीजें जो होती हैं कॉन्सेप्ट की जो होती हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा कि अगर कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी क्लियर होता है बच्चे को, तो हायर पार्ट ऑफ इट द स्टडीज का जो है याद करने के लिए, समझने के लिए बहुत ईजी पड़ जाता है। तो इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब तक हमने वीडियो में देखा कि एनएपी क्या है, स्कूलिंग पैटर्न क्या है और बोर्ड्स के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट लैंग्वेज नाउ। NAP puts a strong focus on students' mother tongue as a medium of instruction. NAP का ज्यादा फोकस मदर टंग पे है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि बच्चा मदर टंग में बहुत जल्दी चीज को समझता है, ग्रास्प करता है। इवन हम बड़े भी मदर टंग में जल्दी काफी कंफर्टेबल रहते हैं। इसी चीज को ग्रेड 5 और ग्रेड 8 तक ले जाया जा सकता है। दैट मीन्स बच्चे को हम ग्रेड 5 या ग्रेड 8 तक मदर टंग, होम लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। सो thereafter the home language shall continue to be taught as a language wherever possible. This is followed by the public and the private schools. So दोनों ही public schools हो या private schools हो, दोनों ही इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग या फिर वहां की रीजनल लैंग्वेज या कोई लोकल लैंग्वेज भी कंटिन्यू कर सकते हैं इसके अंदर पढ़ाने के लिए। The 3 language formula will continue and no language would be imposed on anyone. एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेज जो हैं वो इंडियन होनी चाहिए। एनएपी सिर्फ रेकमेंड करता है कि बच्चे का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अगर वो मदर टंग में होता है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मदर टंग में बच्चा बहुत इजीली कोई भी चीज को समझ पाता है जो टीचर समझा रही है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वेदर दे वांट टू इंप्लीमेंट और नॉट। एनईपी का ओरिजिनल ड्राफ्ट मई 2019 में रिलीज हुआ, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के अंदर हिंदी वाज वन ऑफ द लैंग्वेज, बट इसके लिए एक बैकलैश मिला फ्रॉम तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट्स, जिसकी वजह से सेंटर को क्विकली इसे
रिवाइज्ड फ्रेजिंग करना पड़ा इस क्लॉज को। नाउ आई शैल कवर दीज टॉपिक्स। हायर एजुकेशन, रिफॉर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे कि हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस है, रिफॉर्म्स क्या है उसके अंदर, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर सरकार क्या चेंजेस लेके आ रही है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हायर एजुकेशन। अब आप सबको ये तो पता ही है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो एनटीए हैंडल करता है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके अलावा जो एग्जाम्स बच जाते हैं, हायर एग्जामिनेशंस, वो सब स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगे अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। Phasing out of affiliation of colleges in 15 years and stage-wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to the colleges. जितने भी colleges है जो universities के साथ जिनका affiliation है, that affiliation will be scrapped off within a span of 15 years. और colleges को एक self autonomy मिल जाएगी एंड उसके अंदर भी ग्रेडिंग रहेगी। सेल्फ ऑटोनॉमी मिलने के बाद भी ग्रेडिंग रहेगी कि वो कौन से ग्रेड पे वो कॉलेज है। सो दिस इज इंक्लूडेड इन द हायर एजुकेशन। Let's try to understand reforms for higher education. जो कॉलेजेस सिंगल स्ट्रीम ऑफर कर रहे हैं वो अभी मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएंगे बाय द ईयर 2040। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बाहर एक यूनिवर्सिटी मिलेगी बच्चों को, और इसके अलावा जो हायर एजुकेशन ऑप्ट करना चाहते हैं उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए एक वहां की लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, या कोई भी इंडियन लैंग्वेज वो सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द हायर एजुकेशन स्टडीज के लिए या फिर प्रोग्राम्स के लिए। लेट्स टॉक अबाउट यूजी प्रोग्राम्स 4 इयर्स। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली वो 4 इयर्स होते हैं। अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन के साथ आ गए हैं। ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन क्या है, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। Under graduation will be either of 3 years or 4 years with a multiple entry and exit option. Like for example, एक बच्चा after 12th standard college में admission लेता है। For the first year उसने अपनी studies complete की and for the second year he could not go for the college. किसी भी reason की वजह से वो college continue नहीं कर पाता, तो 1 year के बाद ही वो studies छोड़ देता है। तो उसे 1 year के बाद उस subject के अंदर उसको एक certificate भी मिलेगा। इन केस अगर वो सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो वहां पे उसको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 3 इयर्स के बाद स्टडीज छोड़ता है तो उस बच्चे को या उस स्टूडेंट को बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर वो 4 इयर्स तक ये यूजी प्रोग्राम कंटिन्यू करता है अपना, तो बैचलर्स डिग्री के साथ साथ उससे रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और आपको समझने के लिए ध्यान देना है कि इन केस अगर सपोज 2 इयर्स एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलने के बाद बच्चा 3rd ईयर की जो स्टडीज है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, कोई भी रीजन की वजह से उसे अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ रही है, 1-2 साल के बाद वो बच्चे को लगता है कि नहीं यार मुझे अपनी स्टडीज और फर्दर करनी है, तो वो वापस एंट्री ले सकता है। अब तक के पैटर्न्स में कैसे था कि वो वापस एंट्री नहीं ले सकता था, बट यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन से ये फायदा होता है कि आपने अगर अधूरी अपनी पढ़ाई अंडर ग्रेजुएशन में रखी है तो आप उसे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड थिंग व्हाट दे हैव इंट्रोड्यूस इन दिस एनईपी पॉलिसी कि आप अपनी छुटी हुई पढ़ाई को, अधूरी छुटी हुई पढ़ाई को अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कंप्लीट कर सकते हैं। यूजी प्रोग्राम्स दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 4 इयर्स, इसमें एक और बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो है मास्टर्स ऑफ फिलोसफी टू बी स्क्रैप्ड। इसको इस तरह से समझिए कि हम सबको पता है कि बीए के बाद एमए होता है, एमए के बाद एमफिल आता है और फिर पीएचडी आता है। तो अक्सर क्या होता था कि जो एमफिल है ये एक मिडिल रिसर्च डिग्री है एमए और पीएचडी के बीच में। तो अक्सर बच्चे एमफिल में एडमिशन लेने के बाद पीएचडी में नहीं जाते थे, ज्यादातर एमफिल कर लेने के बाद वो पीएचडी को स्टॉप कर लेते थे या फिर उसमें एडमिशन नहीं लेते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एमफिल को स्क्रैप्ड ऑफ कर दिया है, तो एमए के बाद स्टूडेंट्स जो हैं डायरेक्टली पीएचडी के एडमिशंस ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में थोड़ा सा और भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। फॉरेन कॉलेजेस विल बी परमिटेड टू ओपन कैंपस इन इंडिया। फॉरेन कॉलेजेस इंडिया में कैंपसेस खोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्लाइट क्रिटिक्स भी देखने को मिल रहा है। फॉरेन एजुकेशन इंडिया की एजुकेशन के साथ कंपेयर हो सकती है, कंपैरिजंस होंगे भी, आएंगे भी। फिर एक और सोचने वाली बात यह आ जाती है कि हायर एजुकेशन कैन बिकम ग्रांट बेस्ड टू अ लोन बेस्ड,
मीन्स अभी जो भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं तो उनको ग्रांट्स मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अब ये स्कॉलरशिप और ग्रांट्स नहीं हो पाएंगे, बल्कि ये लोन बेस्ड हो जाएंगे अगर ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस अगर इंडिया में अपने कैंपसेस बनाते हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेस्ट फॉर टीचर्स, दैट इज टीईटी। अब वीडियो में मैं आगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टीचर्स की जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। Technology in education, let's see the uses of technology. It can be used in teaching, learning and assessment, education planning, digital India campaign, administration and management, regulation through public disclosures. National Education Technology Forum, NETF. Under NETF ये सब चीजें आती हैं। इसमें पहले अगर हम देखें तो it is MOOCs, that's मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन डिलीवर किए जा सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिकली मेंट फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ई कंटेंट इन वेरियस लैंग्वेजेस, सो आपको ई कंटेंट मिल सकता है बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब आपको वेरियस लैंग्वेजेस में अंडर दिस फोरम यू कैन गेट। To meet 21st century challenges. Now we all know the 21st century challenges is basically your global warming, peace threats, many of sort of challenges we have. Last is your virtual labs, online assessment and examination. अगर ये दो पॉइंट्स को अगर हम खासकर ध्यान से देखें या समझें तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एनईपी जो है उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट मई 2019 में आया था, and May 2019 that was a period during corona time, और ये हमने सबने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि कोरोना के टाइम पे देयर वर नो स्कूल्स और क्लासरूम्स, ओरिजिनल क्लासरूम्स और स्कूल्स टोटली जो थे बंद थे, तो वर्चुअल क्लासरूम्स क्रिएट किए गए थे जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू या फिर टीवी स्क्रीन के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। तो उस टाइम पे एनईपी में टेक्नोलॉजी को बहुत ही इंपॉर्टेंस समझ में भी आया था, और वो इसलिए ये टेक्नोलॉजी का जो फैक्ट है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, और वी हैव पर्सनली आल्सो एक्सपीरियंस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर एजुकेशन। टेस्ट फॉर टीचर्स। नाउ बेसिकली ये हम सबको पता है कि जब भी कोई टीचर्स का सिलेक्शन होता है तो देयर इज अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू, सो दैट वी कैन चेक विद द पैशन एंड द मोटिवेशन। बट इसके साथ साथ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा, दैट इज नोन एज टीईटीएस। हर एक स्टेट का अपना अपना टीईटीएस होता है, एंड जो भी टीचर फाउंडेशन लेवल पे हो या प्रेपरेटरी हो, मिडिल हो या सेकेंडरी लेवल पे हो, हर एक टीचर्स को इस लेवल या कैटेगरी के लिए टीईटीज क्लियर करना जरूरी है। एनईपी में टीचर्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए द टीचर शुड हैव अ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज, यानी टीचर्स को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और जरूरत पड़े तो टीचर्स लोकल लैंग्वेज में भी बच्चों को पढ़ा सकें। यहाँ पे एनईपी चाहता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जहाँ पे टीचर्स का सिलेक्शन प्योरली डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू या कोई रिटन टेस्ट के बेसिस पे टीचर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, तो वो चाहते हैं, एनईपी चाहती है कि टीचर्स का जो सिलेक्शन है वो टीईटी और लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो, जो अब तक प्राइवेट स्कूल्स में ये एक कंपल्शन नहीं था। Let's take the summary of the video. The NAP provides broad direction and is not mandatory to follow. Since education is a concurrent list subject, the various reforms proposed can only be implemented collaboratively by the caste and the states. The government set a target of 2040 to implement the entire policy. Thank you for watching our video. Do subscribe to our channel. If any queries, any doubts, do write in the comment section box. Thank you.